Hello my dear students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है. इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन और अच्छा कर सके. सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है, वो आप लोगों ने शायद वीडियो देखा होगा, समझा होगा. लास्ट क्लास में मैंने जो लेक्चर एंड किया था वो था रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. ये क्विक रिवीजन है जो कि मैं आज आपको समझा रही हूँ. हालांकि मुझे ये समझाना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने कल आपको बहुत चीख चीख के पढ़ाया था, पर रिलेटेड भी है तुम्हारे लिए कुछ भी, ठीक है. तो आज आपको एक थोड़ा सा छोटा सा क्विक रिवीजन दे देती हूँ ताकि हम लोग फिर से रिचार्ज हो सके, ठीक है. फिर से हमारे जो शरीर के कीड़े हैं वो तिलमिलाने लगे. तो इन कीड़ों को तिलमिलाने के लिए मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा. देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किडनी का रेगुलेशन पढ़ा था. क्या पढ़ा था? किडनी का रेगुलेशन. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बॉडी है ना बहुत ही बेहतरीन बॉडी है. वो कुछ ना कुछ पूरे दिन बदलाव करती ही रहती है, चाहे आप चाहें चाहे आप ना चाहें. तो कुछ ना कुछ चेंज जो है वो हमेशा ही चलता रहेगा, ठीक है. अब बेचारी जो है तो इतनी 150 ग्राम की किडनी को कैसे पता चलेगा कि बदलाव हो रहा है? ये पता चलेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन की मदद से. तो लास्ट लेक्चर जो मैंने ओवर किया था वो मैंने एल्डोस्टेरोन और वैसोप्रेसिन पे खत्म किया था. आई होप कि वो चीज आपको याद होगी और आप किसी भी प्रकार के कोई भी कंफ्यूजन में नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं 150-200 बार तो ये चीज बता ही चुकी होंगी, ठीक है. मैडम 150 बार तो आप कोई भी चीज नहीं बताती हैं, पर रिलेटेड भी कम से कम 1.5-2 बार तो बताई होगी और आप लोगों के लिए 1.5-2 बार भी काफी है. तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा सॉल्ट लॉस होने लगे तो जनरली क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा सॉल्ट लॉस होने लगता है तो आपकी बॉडी में कमजोरी आ जाती है क्योंकि NaCl आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है. तो अगर आपकी बॉडी में NaCl का लॉस होने लगे, कैसे लॉस होगा? थ्रू द यूरिन. कैसे लॉस होगा? थ्रू द यूरिन. तो क्या होता है कि शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, ठीक है. अब इस कमजोरी के से निपटने के लिए बच्चा लोग करना क्या है कि वी नीड आ हार्मोन, ठीक है. टू नहीं, दूसरा नहीं बात करेंगे. हमें एक हार्मोन की जरूरत है और उस हार्मोन का नाम है प्यारे बच्चों एल्डोस्टेरोन. क्या है? एल्डोस्टेरोन. कहां से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है. एड्रिनल ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है? हाँ, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है आपकी किडनी के ऊपर. यहां से एक हार्मोन निकलता है नेम्ड एज एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन विल गोज टू द DCT. एट द लेवल ऑफ द DCT देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा? एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl, ठीक है. एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? वो यूरिन में से NaCl को जो है एब्जॉर्ब करवाएगा. देन द NaCl will mix with the then NaCl will mix with the blood and again the blood pressure will be maintained, ठीक है. नाउ नेक्स्ट जो हार्मोन मैंने आपको बताया था वो था वैसोप्रेसिन, ठीक है. वैसो का मतलब होता है वैसल और प्रेसिन का मतलब होता है प्रेशर जनरेट करने वाला, प्रेस करने वाला. सीधी बात है, ठीक है, ठीक है. तो वैसोप्रेसिन जो होता है ये हार्मोन दो चीजों को रेगुलेट करता है. पहला जिस चीज को वो रेगुलेट करता है मेरे डियर स्टूडेंट्स वो है आपके पानी का रेगुलेशन करता है. तो जब कभी भी आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, बार बार यूरिन आ रही है, बार बार हल्का होने का मन कर रहा है, तो जब आप हल्का होने जाएंगे तो हो सकता है बॉडी भी बहुत ज्यादा हल्की फील हो, ठीक है. तो व्हेनेवर यू स्टार्ट यूरिनेटिंग टू मच, बहुत ज्यादा यूरिन निकल रहा है, तो शरीर में पानी का लॉस होने लगता है. तो बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड फील करती है, प्यास लगती है, कमजोरी लगती है, ड्राइनेस लगती है. तो डिहाइड्रेटेड फील करती है. तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि आपके हाइपोथैलेमस में रिसेप्टर होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होने के बाद प्यारे बच्चों ये क्या करते हैं? ये जाते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के, ये नहीं जाते एक्चुअली, मैसेज करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, मैडम ऐसा है कि पानी बहुत ज्यादा निकल रहा है, इसको एब्जॉर्ब करवाइए. देन पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट रिलीजिंग द वैसोप्रेसिन हार्मोन. द वैसोप्रेसिन हार्मोन विल मिक्स विद द ब्लड बिकॉज इट इज एन एंडोक्राइन हार्मोन. उसके बाद क्या होगा? देन इट विल मिक्स विद द ब्लड, देन इट विल गोज टू द DCT एंड द वाटर विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग, ठीक है. तो होता क्या है कि इससे आपकी बॉडी में NaCl और पानी इन दोनों का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है. आई बात समझ में? अब मैं आपको तो ये जो ललन टॉप डायग्राम बनाया था अपन लोगों ने लास्ट क्लास में, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से आपके दिमाग में घुसा दिया था और 1 घंटे 20 मिनट तक मैंने आपको जो चीज समझाई थी
वो थी आपके बॉडी में Na+ काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। इसके बारे में मैंने आपको 1 से 1.5 घंटे तक बोलती गई और लास्ट में मुझे ये लगा कि आपको समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत सारे लोगों को समझ में आ भी गया। ठीक है, तो ये 2 चीजें मैंने आपको कल पढ़ाया था। आज मैं आपको एक और रेगुलेशन पढ़ाने वाली हूं कि किडनी और किस तरीके से बॉडी में ब्लड प्रेशर को, इन सारी चीजों को मेंटेन करती है, क्योंकि बहुत ज्यादा रेगुलेशन की जरूरत होती है बच्चों। क्योंकि मान लीजिए कि अगर पानी निकलते जा रहा है ना, निकलते जा रहा है, तो होगा क्या कि मे बी आपके शरीर से पूरा ऐसे निकलता गया, जो है यूरिन निकालते करते, पेशाब करते करते, तो पता चला पूरे बॉडी का पानी निकल गया, और पानी निकल गया तो आप मर गए, सॉल्ट निकल गया तो बीपी डिक्रीज हो गया, आप मर गए। तो इसलिए किडनी के पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके कंधों पर। ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पानी मेंटेन करो और NaCl मेंटेन करो। ठीक है, तो उसको छोटा मत समझना, तो छोटा बच्चा जान के उससे टकराना मत भैया। ठीक है, चलो आ जाओ, अब अपन बात करते हैं भाई साहब जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस की। मैडम आप फिर कुछ ले आई हैं ऐसा जिसका नाम अजीब सा है। बेटा मैं क्या करूं, तुम बताओ, तुम्हारे NCERT में दिया ही हुआ है, अब मैं क्या करूं, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें इलैबोरेट किया मैंने, बहुत ज्यादा इलैबोरेट नहीं किया है, इतना ही आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। तो शुरू करें। ठीक है, तो श्री गणेश करते हैं आज की क्लास का। चलिए अब अपन शुरू करते हैं कि जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या काम करता है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों अपना माथा फोड़ रहे हैं, इसमें आज अपन लोग जानेंगे। ठीक है, बेसिकली जो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, ये जो नाम दिया है वो दिया है गुरमिठाई ने। ठीक है मैडम, ये तो नाम ही नहीं, मतलब स्पेलिंग ही नहीं कर पा रहे, कोई टेंशन नहीं है भाई साहब, ये कोई टेंशन नहीं है, नाम नहीं याद हुआ, ये जो है ये अजीबोगरीब स्पेलिंग जब दिखेगी ना तो तुम्हारा दिमाग अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, तो गुरमिठाई ने बेसिकली इसका नाम डिस्कवर किया है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। जब पूरी कहानी चलेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे समय जब हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि पिक्चर का नाम, ये टाइटल ये रखा क्यों। जब हम पूरी पिक्चर देख लेते हैं और एंड पे क्लाइमैक्स में आते हैं तब समझ में आता कि क्यों ऐसा नाम था। तो अब जब आप पूरे क्लाइमैक्स में आएंगे ना तब मैं आपको समझाऊंगी कि इसका नाम ये रखा क्यों गया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। किडनी के पास एक बिल्ट मैकेनिज्म होता है, मतलब अपने पास ही है, उसको आपने अलग से कुछ नहीं दिया है, फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। ठीक है, आई होप कि वो आपको याद होगा। देखना GFR क्या होता है। ओके, तो किडनी के पास एक बिल्ट मैकेनिज्म होता है कि वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट कर सके। मतलब किडनी जो है वो जानती है, ठीक है, सब जानती है। क्या जानती है? कि कब जो है फिल्ट्रेशन बढ़ाना है और कब जो है फिल्ट्रेशन घटाना है। मेरी बात समझना ध्यान से, किडनी को ये पता रहता है कि कब फिल्ट्रेशन बढ़ाना है और कब फिल्ट्रेशन घटाना है। ठीक है, ये जन्म से ही उसका बिल्ट मैकेनिज्म है। जैसे तुम्हारी मम्मी होती है ना, तो उनको पता रहता है कि क्या जो है तो शैतानी चल रही है, क्या जो है तो चल रहा अंदर अंदर, वैसे किडनी जो है ये इसको पता रहता है कि कब फिल्ट्रेशन रेट बढ़ाना है और कब फिल्ट्रेशन रेट जो है वो घटाना है। चलो नेक्स्ट इज, one such efficient mechanism is carried out by the juxtaglomerular apparatus। इसी तरीके का एक एफिशिएंट मैकेनिज्म जो किडनी फॉलो करती है GFR रेट को रेगुलेट करने के लिए। GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब बार बार मैं अपना मुंह थकाने के लिए नहीं बोलूंगी, मैं GFR बोल दूंगी। ठीक है, इतना समझना। ओके, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाने और घटाने के लिए हम लोग किडनी के पास जो एक बिल्ट मैकेनिज्म है प्यारे बच्चों, वो है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। इसके बारे में शुरू करें तो चलो, JGA is a special sensitive region formed by the cellular modification in the distal convoluted tubule and the afferent arteriole at the location of their contact। ठीक है, अब समझना क्या बोलना चाह रहा है, मैं ना आपको इसको डायग्राम से समझाती हूँ। आ जाओ इधर देखो, ये जो बोलना चाह रहा है ये कहानी है ये। ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस ये वो अपैरेटस है, ये वो एरिया है, एक्चुअली ये एक सेलुलर मॉडिफिकेशन है। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है एफरेंट आर्टीरियोल के बीच में
और डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के बीच में, ठीक है। तो आप यहां पर ये देख रहे हैं बच्चों कि जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है वो किसके कांटेक्ट में है, वो कांटेक्ट में है एफरेंट आर्टीरियल की। ये किसका डायग्राम है, अरे बोलो ना, किसका डायग्राम है ये डायग्राम है भाई साहब नेफ्रॉन का। किसका डायग्राम है, नेफ्रॉन का डायग्राम है ना, अरे है ना नेफ्रॉन का डायग्राम। तो ये नेफ्रॉन का डायग्राम है जिसमें आप क्या एक अलग सी चीज देख रहे हो, मुझे बताओ। ये सब नेफ्रॉन मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, तो आप इसमें क्या एक अलग सी चीज देख रहे हो मैडम। हम इसमें एक जो अलग सी चीज नोटिस कर रहे हैं मैम कि ये है कि एफरेंट आर्टेरियल जो है, ठीक, वो किसके कांटेक्ट में है, वो डीसीटी के कांटेक्ट में है। सो दिस कांटेक्ट मेक अ एरिया कॉल्ड एज juxtaglomerular apparatus। समझ में आई बात, व्हाट इज द juxtaglomerular apparatus। juxta का मतलब जस्ट, मेरे पास आओ और एक कहानी बनाओ। तो एफरेंट आर्टीरियोल इज इन द कॉन्टेक्ट with the DCT. So in this area they make an apparatus, they make an area called as juxtaglomerular apparatus. Done? कोई दिक्कत, एक बार अच्छे से बोलूं। So the afferent arteriole DCT के कांटेक्ट में रहती है, ठीक है। ये एक सेलुलर मॉडिफिकेशन है। ये सेलुलर मॉडिफिकेशन जो है तब एक्टिव होता है जब आपकी बॉडी में जीएफआर बढ़ या घट जाता है। जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब फिल्टर करने का पावर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। दोनों कंडीशन में ये जो apparatus है ये एक्टिव होता है। तो आप समझे कि ये है कहां पर, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एफरेंट आर्टीरियोल एंड इन बिटवीन द डीसीटी। डन। अच्छा, आ जाओ आगे पढ़ें। नेक्स्ट थिंग, तो ये आपको समझ में आया, ये पॉइंट डिस्कस हो गया, ये पॉइंट डिस्कस हो गया, ये पॉइंट डिस्कस हो गया। नाउ अच्छा ये भी तो हो गया मैडम, ये एक सेंसिटिव एरिया है जो कि सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है। सेलुलर मॉडिफिकेशन कैसे होता है मैडम, क्योंकि उस एरिया में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। एक तो डीसीटी बिल्कुल कांटेक्ट में आ गई एफरेंट आर्टीरियल के, ठीक है। तो ये एक सेलुलर मॉडिफिकेशन है, मे बी कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। ये कब होता है, मे बी ज्यादातर जो आपके मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें ये मॉडिफिकेशन पाया जाता है। नॉर्मली कॉर्टिकल नेफ्रॉन में कई बार डीसीटी दूर भी रहती है। तो ये एक सेलुलर मॉडिफिकेशन है जिसमें एफरेंट आर्टीरियल के पास डीसीटी आ जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये एक सेलुलर मॉडिफिकेशन है बेटा। उसके बाद किसका सेलुलर मॉडिफिकेशन है, डीसीटी का और एफरेंट आर्टीरियल का, ठीक है। कहां पर होता है, इन दोनों के बीच की जो लोकेशन होती है इट इज कॉल्ड एज जेजीए अपैरेटस, ठीक है। जेजीए अपैरेटस, ठीक है। इसको मैं जेजीए अपैरेटस भी बोल सकती हूँ, juxtaglomerular apparatus, ठीक है। नाउ अ फॉल इन द जीएफआर कैन एक्टिवेट the JG cells to release the renin। अच्छा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इधर देखिए, आ जाइए, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा, ये बढ़िया एक डायग्राम है, आ जाइए। तो ये देखिए आप क्या देख रहे हैं, ये एफरेंट आर्टीरियल है, ये इफरेंट आर्टीरियल है, ठीक है। ये क्या है, एफरेंट आर्टीरियल है, ये क्या है, इफरेंट आर्टीरियल है, ठीक है। और यहां पर आपकी डीसीटी है, इन दोनों का कॉन्टेक्ट, ये इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द जेजीए अपैरेटस, ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या है, ये है आपकी डीसीटी, ठीक है। ये है आपकी डीसीटी, मैं मानती हूँ थोड़ा सा बड़ा सा डीसीटी बना देती हूँ। सो ये क्या हो गई, आपकी डीसीटी हो गई, और ये हो गया आपका ग्लोमेरुलर कैपिलरी। तो ये हो गई आपकी एफरेंट आर्टीरियल। तो डीसीटी आपके एफरेंट आर्टीरियल के कांटेक्ट में है, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द जेजीए अपैरेटस, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अभी मैं इसके बारे में और भी डिस्कस करूंगी। आ जाइए देखिए, अब आपको यहां पर एक चीज दिखाई देगी, ठीक है। जो चीज है ये जो आपको ब्लैक कलर का पैड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इन बिटवीन द एफरेंट आर्टीरियल एंड द डीसीटी। आपको एफरेंट आर्टीरियल ब्लू वाली और डीसीटी के बीच में ये पैड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो पैड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली इनको आप कहते हैं, यहां पर सेल्स होती हैं, इन सेल्स को आप कहते हैं जेजी सेल्स। कौन सी सेल्स, जेजी सेल। जेजी सेल का मतलब होता है juxtaglomerular सेल्स, ठीक है। सो द सेल इज प्रेजेंट इन बिटवीन द डीसीटी एंड द एफरेंट आर्टीरियल, ठीक है। अच्छा, ये जो होती हैं ये वैसे तो एक्टिव नहीं रहती, नॉर्मली जब आप यूरिन निकाल रहे हैं ना तो कोई टेंशन नहीं, निकालते रहिए, ठीक है। पर जब कभी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, मेरी बात को ध्यान से समझना,
नहीं तो फिर कंसेप्ट स्किप हो जाएगा और हम बैठे रहेंगे मंजीरा बजाते, ठीक है। तो जब कभी भी बॉडी में ब्लड प्रेशर गिरता है ना भाई, बॉडी में ब्लड प्रेशर गिरेगा तो सब जगह गिरेगा ना, कि किडनी एक वो जो है भगवान ने उसको अलग से आशीर्वाद देके भेजा है, ठीक है। तो जब ब्लड प्रेशर गिरेगा तो भैया ग्लोमेरुलस पे भी ब्लड प्रेशर गिरेगा। जब ब्लड प्रेशर गिरेगा तो डेफिनेट सी बात है कि जो फिल्टरेशन रेट है वो भी घटेगा, क्योंकि जब आप किसी चीज को प्रेशर से फिल्टर करते हैं तो फिल्टर रेट भी ज्यादा बनता है, यूरिन भी ज्यादा बनता है। पर अगर आपकी ब्लड वेसल में प्रेशर गिर गया है, अगर आपकी ब्लड वेसल में प्रेशर गिर गया है तो क्या होगा, अगर आपकी ब्लड वेसल में प्रेशर गिर गया है तो इस कंडीशन में बड़ी दिक्कत है, तो फिल्टरेट भी कम बनेगा, तो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट घट जाएगा। और अगर बॉडी में ग्लोमेरुलस पे प्रेशर गिरने लगता है ब्लड का और ग्लोमेरुलर फिल्टरेट रेट कम हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो पैड लाइक सेल्स हैं उन्हें आप कहते हैं जेजी सेल्स। जेजी सेल एक्टिवेट हो जाती हैं और वो एक हार्मोन निकालती हैं जिसका नाम है रेनिन। अच्छा मैडम, ये नाम कहीं सुना सुना सा लगता है। अरे सुना है ही बच्चों, ये एक इस टाइप का रेनिन नाम का ही एक एंजाइम भी होता है, ठीक है। रेनिन नाम का एक एंजाइम भी होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। बस स्पेलिंग में अलग अलग होते हैं, पर ये जो रेनिन है ये एक हार्मोन है। क्या है ये? एक हार्मोन, ठीक है। तो रेनिन जो है वो जेजी सेल्स निकालती हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल निकालती हैं, जो कि ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को इफेक्ट करता है, एक्टिवेट करता है, प्रेशर बढ़ाता है, जिससे ग्लोमेरुलर फिल्टरेट रेट जो है वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ सकता है। तो आई होप कि ये पेज आपको क्लियर हो गया होगा, इसकी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलें, ठीक है, आ जाओ। अच्छा अब आइए यहाँ पर, ठीक है। ये डायग्राम मैं आपको समझा रही हूँ। ग्लोमेरुलर अपैरेटस में होता क्या क्या है, ठीक है। ग्लोमेरुलर अपैरेटस में होता क्या क्या है, सबसे पहले अपन लोग ये चीज सीख लें। आ जाइए, ठीक। ये देखिए, ये कितना बेहतरीन सा डायग्राम है, क्यों? कभी कभी तो लगता है कि वाह वाह वाह, ठीक है। चलिए आ जाइए, कैसा लग रहा है आप लोगों को ये डायग्राम देख के? मुझे तो बहुत ज्यादा ठंडक मिल रही है, इसे देखकर आपको भी बड़ी ठंडक मिलनी चाहिए। तो इसी ठंडे ठंडे एनवायरनमेंट में लेट्स स्टार्ट द जेजी अपैरेटस, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो ये क्या है आपकी डीसीटी, जैसा कि मैंने आपको वहां पे बताया भी था, ठीक। तो ये क्या है आपकी डीसीटी, ये है आपका एफरेंट आर्टीरियोल, ये है आपका इफरेंट आर्टीरियोल। इतनी चीजें तो क्लियर हो गई ना अपने को, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, ठीक है। इसी बेहतरीन बढ़ते हुए एनवायरनमेंट में आगे की चीजें मैं आपको समझा रही हूं। देखिए, तो ये हो गया डीसीटी, ये हो गया एफरेंट आर्टीरियोल, ये हो गया इफरेंट आर्टीरियोल, ये हो गया अपना ग्लोमेरुलस, ये जो ऐसे 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 दिख रहा है, ये हो गया अपना ग्लोमेरुलस। डन। अब ये जो ग्लोमेरुलस है ये कप लाइक स्ट्रक्चर में है, जिसे आप क्या कहते हैं? बोमन कैप्सूल। भाई इतने बार पढ़ चुके अपन लोग। चलो अब मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से बिल्कुल ध्यान से। ध्यान भटका, नजर हटी और दुर्घटना घट गई, ठीक। आप क्या देख रहे हैं कि ये जो डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियोल के बीच में यहाँ तो कम है, यहाँ कम है, देखिए इतना कांटेक्ट नहीं है, पर मेनली जेजी अपैरेटस जो है बेसिकली इसके बीच में ही होता है। आपका एसेंडिंग लिम्ब और सॉरी एफरेंट आर्टीरियोल और डीसीटी की ये वाली लिम्ब में मेनली जो पूरा अपैरेटस है वो इसी के बीच में रन करता है, पर मैंने आपको पूरा बना के दिखाया ताकि और चीजें आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। मेनली किसके बीच में है? ये है डीसीटी और आपके एफरेंट आर्टीरियोल। देखो सेल का डेंसिटी भी यहाँ पे ज्यादा, ठीक। तो इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन हरी भरी सेल्स पाई जाती है जिसका नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। तो आपके डीसीटी, ये देखो ये डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियोल के बीच में ये ग्रीन ग्रीन कलर की सेल्स होती हैं जिन्हें आप कहते हैं जेजी सेल्स। कौन सी सेल? जेजी सेल। बिना समय गवाए मैं जेजी सेल्स के बारे में आपको बताना चाहती हूं, ठीक है। तो जेजी सेल किसके बीच में होती है? जेजी सेल प्रेजेंट होती है ट्यूनिका मीडिया ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल। ट्यूनिका मीडिया क्या होता है? ट्यूनिका का मतलब होता है कवर और मीडिया का मतलब होता है मिडिल लेयर। समझ में आई बात? ट्यूनिका का मतलब होता है कवर और मीडिया का मतलब होता है मिडिल लेयर। तो ट्यूनिका मीडिया ऑफ द एफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल का ट्यूनिका मीडिया वाली लेयर, या कह सीधे सीधे कहो अगर नहीं समझ में आ रहा तो डीसीटी, ठीक है। तो डीसीटी की डीसीटी जो है डीसीटी बोल रही हूँ, आपका एफरेंट आर्टीरियोल, हर आर्टरी की जो बीच वाली लेयर होती है, अगर मैंने गलत बोला हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो एफरेंट आर्टीरियोल की जो बीच वाली लेयर है उसको कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, और हर ब्लड वेसल की जो लेयर होती है बीच वाली वो ट्यूनिका मीडिया है। तो ये सब छोड़ो,
तो एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है, ये डोज नहीं है, ठीक है, ये क्लोज है, ओके, जुड़ गया है सी और एल, क्लोज टू द ग्लोमेरुलस, ठीक है, ओके, एफरेंट आर्टीरियोल जो कि ग्लोमेरुलस के बिल्कुल पास है, ठीक है। तो ये सेल पाई कहां जाती है? एफरेंट आर्टीरियोल और डीसीटी के बीच में, ठीक है। ये करती क्या है? ये करती है भैया ब्लड प्रेशर को इंक्रीज। क्या करती है ये करती है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज, ये चीज याद रखिएगा। तो ये इंक्रीज करती है ब्लड प्रेशर को, जब ये कब इंक्रीज करती है? जब ब्लड प्रेशर गिरने लगता है, ठीक है। और ये हार्मोन कौन सा निकालती है? रेनिन, ठीक है। तो हमने क्या सीखा बच्चों? हमने ये सीखा कि भैया डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियोल के बीच में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स एक स्पेशल टाइप का हार्मोन निकालती हैं। इस स्पेशल टाइप के हार्मोन को हम कहते हैं रेनिन हार्मोन। ये रेनिन हार्मोन, ये जो जेजी सेल है, ये हर कभी नहीं निकालती रहती कि जब मन करे तो निकालती रहती। नो नो नो, ये जो सेल्स होती हैं ये हार्मोन तब निकालती हैं जब आपके ग्लोमेरुलस पे फिल्टरेशन रेट घटने लगता है। क्या घटने लगता है? फिल्टरेशन रेट घटने लगता है, तब ये जो है दन 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 एक्टिवेट हो जाती है और तब ये रेनिन निकालती हैं। रेनिन क्या करता है? ये हार्मोन है, एंजाइम नहीं, एंजाइम डाइजेशन में पढ़ना है। ये हार्मोन यहाँ पे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, क्योंकि बेटा अगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर गिरा हुआ रहेगा, कम रहेगा, तो फिल्टरेशन भी कम होगा। फिल्टरेशन कम होगा तो यूरिन कम बनेगा और बॉडी में वेस्ट ज्यादा रहेगा। आई बात समझ में? और अगर बॉडी में वेस्ट ज्यादा रहेगा तो मरने के चांस भी ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो मरना नहीं है ना? ओके। अरे क्यों मरोगे भाई, तुम्हारी 100 साल उम्र हो, मैं चाहती हूँ, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट जो सेल है, अच्छा आ जाओ, वो होती है मैक्यूला डेंसा, ठीक है। मैक्यूला डेंसा देखते हैं। मैक्यूला डेंसा, अच्छा, पेन को सिलेक्ट कर ले। चलो, तो सब आप कौन सी सेल है? मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि है कहां पर, ठीक है, नहीं तो फिर आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। मैक्यूला डेंसा है ये, ठीक है, मैक्यूला डेंसा है ये। इसका मतलब ये कि ये कहां दिखाई दे रही है आपको? ये दिखाई दे रही है आपको डीसीटी में। कहां दिखाई दे रही है ये आपको? डीसीटी में, ठीक है। तो मैक्यूला डेंसा आपको कहां दिखाई दे रही है? डीसीटी में दिखाई दे रही है। और अगर मैं इन सेल का शेप देखूं बच्चों, तो ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको? इन सेल का शेप आपको कैसा दिखाई दे रहा है? क्यूबॉइडल। कैसा दिखाई दे रहा है? क्यूबॉइडल। तो मैक्यूला डेंसा वो सेल होती हैं जो कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में पाई जाती हैं और डायरेक्टली कांटेक्ट में होती हैं जेजी सेल और एफरेंट आर्टीरियोल की। तुम देखो ना, मैंने कुछ अलग से नहीं बताया। डीसीटी में जो सेल होती हैं, ये जो क्यूबॉइडल सेल्स जो देख रहे हैं आपको, इन्हें आप कहते हैं मैक्यूला डेंसा। क्या कहते हैं इन्हें आप? मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मैक्यूला डेंसा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूबॉइडल सेल्स की बनी हुई लेयर होती हैं जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है जेजी सेल और एफरेंट आर्टीरियोल के, या जेजी सेल के। जेजी सेल भी तो एफरेंट आर्टीरियोल के पास ही है। तो आपको समझ में आया कि मैक्यूला डेंसा कहाँ है? मैक्यूला डेंसा क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी हुई सेल्स होती हैं जो कि डीसीटी में पाई जाती हैं। ये डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है जेजी सेल के, ठीक है। अब काम समझ लो बच्चों, क्या है काम? आ जाओ। काम कहाँ गया? चलो आ जाओ। क्यूबॉइडल क्या करती है? अरे यार क्या चल रहा है भाई साहब, आ जाओ। मैक्यूला डेंसा क्या करती है? ये कीमोसेंसिटिव एरिया है। क्या है ये? कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया कैसा होता है बच्चों? जो कि केमिकल को डिटेक्ट कर सके। जैसे कि मेरे बॉडी में कीमोसेंसिटिव एरिया क्या है? मेरा जीभ। जब खाने में नमक रहता है, हटाओ यहाँ से, नमक कम है। जब खाने में नमक ज़्यादा रहता है, बोलती हूँ कि हटाओ यहाँ से, नमक ज़्यादा है। तो मेरे बॉडी में कीमोसेंसिटिव एरिया कौन सा है? आपकी जीभ। क्या है? आपकी जीभ। तो मैक्यूला डेंसा जो सेल होती हैं, ये डीसीटी में आपने देखा कहाँ प्रेजेंट होती है? नीचे की ओर होती हैं, ठीक है। ये सेल जो होती हैं ये केमिकल को डिटेक्ट करती हैं। जब आपके डीसीटी में, जब भी आपके डीसीटी में
नमक जो है वो कम होने लगता है। ब्लड प्रेशर गिर रहा है मतलब नमक कम हो रहा है, क्योंकि नमक कम रहता है तो ब्लड प्रेशर जनरली कम रहता है। तो ये देख रहे हैं आप कि इट इज अ वॉल ऑफ डीसीटी जो कि ग्लोमेरुलस के पास होती है। ये डिटेक्ट, ये 4 नंबर कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या डिटेक्ट करती है? इट डिटेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। ये क्या डिटेक्ट करती है बच्चों? NaCl का कंसंट्रेशन डिटेक्ट करती है, ठीक है। ओके, तो अगर मान लीजिए कि NaCl का कंटेंट कम है डीसीटी में, ठीक है, NaCl का कंटेंट कम क्यों होगा? डीसीटी में NaCl का कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। अगर मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, अगर इस जगह पर NaCl बहुत ज्यादा है, आपके यूरिन में NaCl बहुत ज्यादा है, NaCl बहुत ज्यादा है आपकी यूरिन में, और अगर आप यूरिन से इतना सारा NaCl बाहर करेंगे तो ब्लड प्रेशर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो ये जो मैक्यूला डेंसा है ये आपके यूरिन में NaCl के लेवल को डिटेक्ट करती है। ज्यादा है तो उसे कम करवाएगी और मतलब वो एब्जॉर्प्शन करवा देगी ताकि वापस से NaCl ब्लड को पहुंच सके, और कम है तो भी टेंशन है, मतलब कम है तो चलेगा यूरिन में, पर अगर ज्यादा है इसका मतलब ये कि आप बहुत ज्यादा NaCl जो है वो लॉस करने वाले हैं, तो ये तुरंत डीसीटी से एब्जॉर्ब करवा के उसे NaCl को ब्लड में भिजवा देगी। तो ये याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। तो मैक्यूला डेंसा आपको समझ में आया कि मैक्यूला डेंसा करती क्या है? मैक्यूला डेंसा डीसीटी में पाए जाने वाले NaCl को डिटेक्ट करती है, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया आपको, तो आप टाइम को अपन खोटी नहीं करते हैं और लेसिस सेल पे आते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि मैक्यूला डेंसा क्या करती है? मैक्यूला डेंसा डीसीटी में यूरिन जो है उसमें NaCl के लेवल को डिटेक्ट करती है। अगर ज्यादा है तो बोलती है जाओ जाओ भाई ब्लड को दे दो, और अगर कम है तो ठीक ठाक है, ठीक है। अच्छा, लेसिस सेल, लेसिस सेल क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको पोजीशन दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि आप ये याद रखिए कि बायो में सब चीज जो मतलब है ना बच्चों वो एक्चुअली डायग्राम का ही है। तो लेसिस सेल देखिए सबसे पहले, कहाँ लेसिस सेल दिख रही है क्या इसमें आपको? अरे कोई बात नहीं, इसमें नहीं तो कहीं और सही, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेसिस सेल देखो यहाँ पे, कहाँ पे दिख रही है आपको? अरे यहाँ पर भी नहीं है क्या? चलो अगला देखते हैं। लेसिस सेल यहाँ पे नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको डायग्राम में लेबल करती हूँ। सबसे पहले आप समझ जाइए कि ये है कहाँ पर, फिर मैं आपको लेबल करके इसको बता देती हूँ। देखिए, लेसिस सेल्स आर फाउंड इन द इंटरस्टिशियम ऑफ रिनल कॉर्टेक्स क्लोज टू द ग्लोमेरुलस। इट सिक्रीट द हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन ड्यूरिंग द हाइपोक्सिया व्हिच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ RBC इनटू द रेड बोन मैरो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ओके। देखो, अब लेसिस सेल ये है, ये जो ब्लैक 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 आपको दिख रहा है ना, इट इज कॉल्ड एज लेसिस सेल। क्या कहते हैं इसको हम लोग? लेसिस सेल या मेसेंजियल सेल, कुछ भी कहते हो आप, कोई टेंशन नहीं है। तो जो इंटरस्टिशियम स्पेस में जो आपको ब्लैक ब्लैक सेल्स दिख रही है ना, इन्हें आप कहते हैं लेसिस सेल, ठीक है। तो ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ग्लोमेरुलस के चारों तरफ ये नेट जैसा बना रही है? बिल्कुल, तो इनका काम ही होता है कि इट मेक्स द नेट अराउंड द ग्लोमेरुलस। तो ये ग्लोमेरुलस के जो चारों तरफ एक नेट जैसा बना देती है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो दे इट विल मेक द नेट लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द ग्लोमेरुलस, ये चीज याद रखना, ठीक है। अगली बात, काम क्या करती हैं? चलो यहाँ पे भी दिखा दूं क्या तुम्हें? ठीक है, मैसेंजियल सेल यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें दिखेगा आपको। तो ये जो डॉट 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 दिख रही है, इनको आप लेसिस सेल या मैसेंजियल सेल कहते हैं। इट विल मेक द नेट अराउंड द ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये भी ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन रेट को रेगुलेट करती है। जब ये सेल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो दे विल मेक द प्रेशर ऑन टू द ग्लोमेरुलस, क्योंकि अगर आप ध्यान से समझना ना, इधर देखो, अगर आप ये वाला डायग्राम देख रहे होगे, ये वाला, ठीक। तो जब ये सेल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये ग्लोमेरुलस को भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे ब्लड का प्रेशर जो है वो बढ़ सके, ठीक है, ओके। तो जब ये सेल क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो ये ग्लोमेरुलस को भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे हिले डुलेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो ग्लोमेरुलस पे भी प्रेशर बढ़ेगा, ग्लोमेरुलस की कैपिलरी दबेगी तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, ये एक और क्या काम करती हैं? ध्यान से समझिए, ये काम करती हैं, ध्यान से समझेंगे अगर आप, ये काम करती हैं, ये इनके पास स्पेशल, ये भी एक स्पेशल हार्मोन निकालती हैं। इन स्पेशल हार्मोन का नाम होता है बच्चों इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रो का मतलब होता है RBC एंड पोइटिन का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। आई बात समझ में? तो इरिथ्रो का मतलब होता है इरिथ्रोसाइट एंड पोइटिन का मतलब होता है फॉर्मेशन।
तो ये जो लेसिस सेल दिखाई दे रहे, मैसेंजर सेल्स जो होती हैं, जो नेट बना रही हैं, इन्हें ये एक हार्मोन निकालती हैं जिन्हें आप कहते हैं इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन जो होता है ये कब निकालती हैं? ये तब निकालती हैं जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम रहता है और ब्लड का प्रेशर गिर रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगी कि ये फटाफट 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 क्या बनवाने लगेंगी? ये बनवाने लगेंगी आपकी आरबीसीज का, क्या बनवाने लगेंगे? आरबीसी इन द ग्लोमेरुलस। तो जिससे क्या होगा कि नंबर ऑफ आरबीसीज जो हैं वो बढ़ जाएंगी ग्लोमेरुलस पे। नंबर ऑफ आरबीसीज बढ़ जाएंगी तो ब्लड में आरबीसी बढ़ेगी तो प्रेशर भी तो बढ़ेगा। तो बेसिकली ये वो सेल्स होती हैं, ठीक है, ये वो सेल्स होती हैं जो कि पाई जाती हैं इन बिटवीन द ग्लोमेरुलस, जो कि पाई जाती हैं इन बिटवीन द ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये जो सेल्स होती हैं ये हार्मोन निकालती हैं इरिथ्रोपोइटिन, जो कि ग्लोमेरुलस में, इरिथ्रो हार्मोन है तो कहीं भी जा सकता है, ये हार्मोन जाता है ग्लोमेरुलस में और वहां पर ये आरबीसी का फॉर्मेशन बढ़ा देता है। या ये जाता है आपके बोन में, इरिथ्रोपोइटिन जाता है ब्लड के थ्रू जाएगा बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन बढ़ेगा, आरबीसी का फॉर्मेशन बढ़ेगा तो आरबीसी मिलेंगी, मोर एंड मोर आरबीसी विल फॉर्म एंड विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो किडनी निकाल रही है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन और ये जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ये बोन मैरो के पास जाएगा, वहां पर आरबीसी बनवाएगा, ब्लड का फॉर्मेशन होगा ज्यादा से ज्यादा और प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा ये क्या काम करती है, मैंने आपको, अच्छा ये कब होता है? क्योंकि जनरली क्या होता है आपको पता है कि जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है ना तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर गिरने लगता है। तो बेसिकली लेसिस सेल, मैसेंजर सेल करती क्या है, ये इंटरस्टिशियम में पाई जाती हैं, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं, ये प्रेशर इंक्रीज करती हैं। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन निकालती हैं। ये हार्मोन बोन मैरो के पास जाके ज्यादा से ज्यादा आरबीसी बनवाता है ताकि आपकी बॉडी का प्रेशर या ब्लड प्रेशर ग्लोमेरुलस पे बढ़ सके और सब जगह भी। ओके नाउ तो ये समझ गए मैक्यूला डेंसा, लेसिस सेल, जेजी सेल, ठीक, ये तीनों चीजें हम लोग समझ गए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इधर आ जाओ, चलो चलो, आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया, मैसेंजर सेल क्लियर हो गई और आपका जेजी सेल्स क्लियर हो गई, मैक्यूला डेंसा क्लियर हो गया, ये तीन स्ट्रक्चर है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि कैसे ये सारे लोग ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ओके चलो आ जाओ। सबसे पहले हम लोगों को ये पता है कि जो जेजी सेल्स होती हैं ये जेजी सेल निकालती हैं आपका हार्मोन कॉल्ड एज रेनिन, ठीक है। ये हार्मोन जो है ये ब्लड का प्रेशर बढ़ाता है और ये एक्चुअली पता है जेजी सेल को पता चल जाता है क्योंकि जेजी सेल इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एफरेंट आर्टेरियोल एंड द डीसीटी। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर ग्लोमेरुलस पे गिरता है ना ये तुरंत एक्टिवेट हो जाती हैं और ये रेनिन हार्मोन निकालती रहती हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा ये रेनिन हार्मोन क्या करता है। ये रेनिन हार्मोन करता है एक्चुअली एक मैकेनिज्म फॉलो करवाता है जिसे आप कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है। क्या कहते हैं इसको अपन लोग? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो रेनिन एक हार्मोन है जो कि जेजी सेल निकालती है और ये एक मैकेनिज्म फॉलो करवाता है जिसे हम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। नाउ नेक्स्ट थिंग कि ये रेनिन एंजियोटेंसिन जो सिस्टम होता है ये काम कैसे करता है आइए देखें, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन जो सिस्टम होता है सबसे पहले समझिए कि ये एंजियोटेंसिन क्या है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। एंजियोटेंसिन जो होता है ये एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? ये एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि आपके ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, मेरी गुजारिश है दीपक भैया से एसी चला दे। तो अब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो होता है ये कैसे ऑपरेट होता है इसके बारे में जानते हैं। एंजियोटेंसिन जो होता है इट इज अ प्रोटीन। ये क्या है बेटा? प्रोटीन है जो कि ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। किस में पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा में। प्लाज्मा तो नहीं पढ़ाने की जरूरत है ना, तो प्लाज्मा में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? पहले ये फॉर्म में पाया जाता है एंजियोटेंसिनोजन फॉर्म में, ठीक है। ये किस फॉर्म में पाया जाता है बच्चों? एंजियोटेंसिनोजन फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। अभी ये एक्टिवेट नहीं है, अभी ये एक्टिवेट नहीं है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में पाया जा रहा है? एंजियोटेंसिनोजन फॉर्म में। किस फॉर्म में पाया जा रहा है? एंजियोटेंसिनोजन फॉर्म में। अभी वो एक्टिव है ही नहीं क्योंकि अभी ये जेजी सेल ही नहीं एक्टिव है क्योंकि जेजी सेल को ये पता ही नहीं है कि ग्लोमेरुलस में प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है क्योंकि अभी प्रेशर ग्लोमेरुलस में बिल्कुल नॉर्मल है, समझे। अब जैसे ही ग्लोमेरुलस पे प्रेशर गिरेगा
जैसे ही जेजी सेल कौन सा हार्मोन निकालेंगी, रेनिन। ये रेनिन हार्मोन आपके ब्लड प्लाज्मा में जाएगा और एंजियोटेंसिनोजन की इनएक्टिव साइट को काट देगा। ओके, देन इट विल कन्वर्ट द एंजियोटेंसिनोजन इनटू द एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इनटू द ब्लड प्लाज्मा। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द इनएक्टिव फॉर्म। They will never active in the absence of the renin. They will active when the renin is present, and the renin will active when the blood pressure is decreases into the glomerulus. ठीक है, now in the presence of renin, the renin will convert the angiotensinogen into the angiotensin 1, ठीक है, which is a type of protein. Then angiotensin 1 in the presence of angiotensin converting enzyme. Who form the angiotensin converting enzyme? The lungs will form the enzyme called as angiotensin converting enzyme. Who will form this enzyme? Angiotensin converting enzyme. Done. So angiotensin 1 in the presence of angiotensin converting enzyme, ठीक है, will convert the angiotensin 1 to the angiotensin 2. तो आई बात समझ में, अब पाथवे फॉलो करें। सो व्हाट इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म? एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, क्या करता है एंजियोटेंसिन 2? एंजियोटेंसिन 2 आपने बना लिया, एंजियोटेंसिनोजन रेनिन के प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 1 में बदला, एंजियोटेंसिन 1 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बदला एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन 2 करता क्या है? एंजियोटेंसिन एक बहुत ही पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर हार्मोन है और ये प्रोटीन हार्मोन है। ठीक है, बहुत ज्यादा पोटेंट है, बहुत ज्यादा काम करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर हार्मोन होता है। इट हेल्प्स टू रेज द ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात ये है कि अगर हम लोग ब्लड वेसल को दबाएंगे ना, जब भी हम लोग ब्लड वेसल को दबाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अब मुझे कोई ऐसे दबाए तो ऑब्वियसली मुझे प्रेशर फील होगा कि नहीं होगा? तो अगर आप ब्लड वेसल्स को दबाएंगे, किसकी? ग्लोमेरुलस की, तो वहां पे प्रेशर बढ़ेगा। तो एंजियोटेंसिन 2 है, ये एक बहुत ही खतरनाक टाइप का, ट्रेमेंडस टाइप का, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त टाइप का वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है जो कि ब्लड वेसल को दबाता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। कहां पर होता है? ग्लोमेरुलस पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पैर पे इंक्रीज करना है, क्योंकि भाई यूरिन तो वहीं बनाना है ना। ठीक, नाउ by the constricting the diameter of efferent arteriole। ठीक है, किसका डायमीटर दबा देता है? किसको दबाता है? efferent arteriole को, क्योंकि efferent को अगर आपने दबा दिया तो ब्लड ही नहीं आ पाएगा, तो प्रेशर कैसे मेंटेन करोगे? तो जाने वाले को थोड़ा सा दबा दो तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एंजियोटेंसिन 2 का दूसरा काम क्या होता है कि ये क्या करता है कि वहीं पर डीसीटी भी लगी हुई है। भैया आप क्या देख रहे हैं? आपने इस डायग्राम में ये देखा, ध्यान से समझेंगे, आपने इस डायग्राम में क्या देखा था बच्चों? आपने इस डायग्राम में देखा कि जेजी सेल इज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द डीसीटी, तो यहां पर एंजियोटेंसिन 2 डीसीटी के पास भी जा सकता है, इसमें तो कोई परेशानी और कोई वो तो है नहीं। तो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो डीसीटी के पास जा सकता है, और क्योंकि ये एक हार्मोन है तो ब्लड में मिक्स होकर पूरे बॉडी में भी जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये क्या करवाता है? ये किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है वहां पे भी जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। तो एड्रिनल ग्लैंड से ये क्या निकलवाने लगता है? एल्डोस्टेरोन, क्योंकि हार्मोन है, ब्लड में मिक्स होकर कहीं भी जा सकता है। तो जो आपका एंजियोटेंसिन 2 है ये एड्रिनल ग्लैंड के पास भी जा सकता है, और एड्रिनल ग्लैंड से क्या निकलवा सकता है? एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन ब्लड के माध्यम से कहां पर आएगा? डीसीटी में, और क्या स्टिमुलेट करेगा? NaCl का absorption, and if the NaCl start absorbing from the DCT to the blood, if the NaCl start absorbing from DCT to the blood, then what will happen? The pressure of blood is automatically start increasing. तो ये दो काम करता है, एक तो ये ब्लड वेसल को दबा देता है तो प्रेशर भी इंक्रीज होता है, एक तो ये किडनी के पास जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके पास जाता है, सुनो नॉक नॉक, उठो उठो, चलो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना है। एल्डोस्टेरोन आता है आपके पास डीसीटी के पास, डीसीटी के पास बोलता है ऐसा है, ये जो निकल रहा है ना NaCl, इसको बंद करिए आप। तो NaCl को डीसीटी से हम कहाँ भेज देंगे? आप ब्लड वेसल में, जिससे ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इन द, मैंने आपको बताया था कि लंग्स में होती है, तो इट इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज। ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरीज कहाँ होती है? भाई लंग्स के पास होती है, तो ये प्रेजेंट होती है पल्मोनरी कैपिलरीज की वॉल पर। कौन सा? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। नाउ
रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में अब आपको समझ में आया कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम मैकेनिज्म क्या है। रेनिन एक हार्मोन है जो कि एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, चलिए अब इतना ज्यादा आप पानी बॉडी से निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा पानी लेना भी चाहिए। तो आपको समझ में आया कि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म क्या है। रेनिन एक हार्मोन है जो कि एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट करता है। एंजियोटेंसिन प्रेजेंट कहां होता है, प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, ये एक्टिवेट करके पहले एंजियोटेंसिनोजन से 1, फिर 1 से 2, और 2 जो है वो 2 काम करता है। इफरेंट आर्टेरियोल के डायमीटर को कम करता है, और दूसरा जो है एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन को निकलवाता है ताकि डीसीटी एनएसीएल को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, गिव मी अ सेकंड, इसको आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ एडीएच जो है, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एडीएच के बारे में हालांकि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको मैंने बताया नहीं था। ये एडीएच मैंने आपको पहले भी बताया था। चलिए देखें तो एडीएच एंजियोटेंसिन 2 ये 2 बार हो गई क्या। चलो ADH also affect the kidney function. Its constrictor effect on the blood vessel. It causes the increase in the an increase in the blood pressure. एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ पे निकलता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये निकलता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, पर उसे कैसे पता, ऑस्मोरिसेप्टर से, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। अब एडीएच जो है, जो एडीएच है वो भी ब्लड वेसल को थोड़ा सा दबा देता है, जिससे ब्लड जो ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल जो है उनको दबाता है, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। एंड इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, किसी भी कारण से इंक्रीज हुआ, चाहे रेनिन से इंक्रीज हुआ, चाहे एल्डोस्टेरोन से इंक्रीज हुआ, चाहे एडीएस से इंक्रीज हुआ, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप बीपी इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन से हार्मोन काम किए। रेनिन, एक हुआ एडीएच, और एक हुआ एल्डोस्टेरोन। ठीक है, यही 3 हार्मोन है। ठीक है, तो इनने क्या किया, बीपी को इंक्रीज कर दिया। अगर बीपी इंक्रीज हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा जो ब्लड है वो ग्लोमेरुलस के पास जाएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा ब्लड ग्लोमेरुलस के पास जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा फिल्टरेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा फिल्टरेशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा फिल्टरेट बनेगा, ज्यादा से ज्यादा फिल्टरेट बनेगा तो ज्यादा से ज्यादा यूरिन बनेगा और ज्यादा वेस्ट बाहर होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट इज The juxtaglomerular apparatus play an complex regulatory role, क्योंकि ये तुरंत नहीं होता, पहले एंजियोटेंसिनोजन, फिर एंजियोटेंसिन 1, फिर एंजियोटेंसिन 2, तो एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल है ये। अ फॉल इन ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो, अगर कम हो जाता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्लोमेरुलस जो आपका जेजी अपैरेटस है कब होता है, ये जेजी अपैरेटस एक्टिव ही तब होता है बच्चों जब आपके बॉडी में, जब भी आपके बॉडी में ब्लड का फ्लो, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घट जाता है। जैसे ही इन जेजी सेल्स को पता चलता है कि ये क्या हो रहा है, यूरिन कम बन रहा है, तो ये तुरंत एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है, और ये रेनिन को निकालने लगती हैं, जो कि कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन, जो कि ब्लड प्लाज्मा में होता है, इन द एंजियोटेंसिन 1, और एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, नाउ अब मैं आपको एक और चीज बताती हूं जो कि है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो आ जाओ, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर क्या होता है, देखिए एन इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू द आर्टरिया ऑफ द हार्ट। अच्छा, ये उल्टा काम करता है। जैसे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या करता है, ब्लड के प्रेशर को बढ़ाता है ना, तो ये घटाता है, क्योंकि हमेशा अगर जेजी सेल एक्टिव रही तो हमेशा रेनिन निकलता रहेगा, और अगर हमेशा रेनिन निकलता रहा, भाई अगर जेजी सेल जो है उनका मन नहीं है आज इनएक्टिव होने का, आज तो मैं अपना काम करके रहूंगी, आज तो मैं नहीं रुकने वाली बाबा, तो ये जो है ना ये रोक देती है भाई साहब, ये बड़ा भयंकर काम करती है। आप देखें क्या करती हैं, तो जब आपके ऑरिकल में ब्लड जाने लगता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ऑरिकल में ब्लड ज्यादा जाएगा कि नहीं जाएगा, तो जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है ड्यू टू द रेनिन हार्मोन, तो आपके ऑरिकल में ब्लड ज्यादा जाने लगता है। ऑरिकल में ब्लड ज्यादा जाने लगता है, ओ माय गॉड कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अब ऑरिकल को ये पता चलता है कि भाई ब्लड जो है ज्यादा आ रहा है, तो ऑरिकल जो होता है, ठीक है, वो एक हार्मोन निकालता है जिसे आप कहते हैं एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। क्या कहते हैं इसको आप, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, एंड जिस इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द जेजी सेल्स, ठीक है, या जेजी अपैरेटस। ठीक, तो ये जस्ट ऑपोजिट होता है। एएनएफ कैन कॉज द वैसोडाइलेशन, तो जेजी सेल क्या कर रही थी, वेसल्स को दबा रही थी,
जबकि एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर जो कि एट्रिया की दीवार निकाल रही है वो क्या करेगा, वेसल्स को फैलाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, और जिससे आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। तो जेडी सेल जो है ये क्या करती हैं, ब्लड वेसल को दबवाती हैं, पर ये ब्लड वेसल को फैलवाता है। अच्छा मैडम ये कब काम करेगा, ये तब काम करता है जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बेचारा वो दबा रहा है और ये अलग एक्शन में, ये अलग जो है तो फैलाए जा रहे हैं ब्लड वेसल को, ऐसा नहीं होता। जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, तब ये एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, ANF mechanism therefore act as a check on renin angiotensin system, ये चेक बनाए रखता है। ठीक है, कि बहुत समय तक रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को आप एक्टिवेट नहीं रख सकते बच्चों। ठीक है, ये आप सिर्फ तब तक एक्टिवेट रख सकते जब तक कि आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही वो नॉर्मल होता है ANF निकलता है और फिर वो ब्लड वेसल को नॉर्मलाइज कर देता है ताकि ब्लड फ्लो फिर से नॉर्मल हो सके। ठीक है, नाउ ये एक फ्लो चार्ट है जो आपको सारी चीजें क्लियर कर देगा। कार्डियक डिस्टेंशन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको शुरू करती हूँ रेनिन से। ठीक है, ओके, ध्यान से समझिएगा। ओके, रेनिन जो होता है, अगर ये है आपका जो ANP जो आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, वो कैसे काम करता है। अगर आपकी किडनी पर, यहां से शुरू करते हैं, अगर आपकी किडनी पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो गया, मतलब फिल्ट्रेट ज्यादा होने लगा है, ठीक है, तो रेनिन डिक्रीज हो जाएगा, रेनिन अपने आप कम होने लगेगा। जैसे ही रेनिन कम होगा, एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन भी कम हो जाएंगे। ठीक है, डन, इतनी बात समझ में आई। ओके, अच्छा ये हुआ क्यों, क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी में ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जैसे ही आपकी बॉडी में ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेनिन, देन द ऑरिकल वॉल स्टार्ट रिलीजिंग द ANP, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। Atrial natriuretic factor decreases the renin, which decreases the angiotensin 2 and the aldosterone। और सेम चीज ऐसा भी है कि जब आपकी किडनी में GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली रेनिन कम होने लगता है। तो ANP भी रेनिन को कम कर सकता है, मतलब एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर्स का नाम क्यों है ये भी मैं आपको बताती हूँ। और जब आपकी किडनी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ज्यादा बनाने लगती है तो भी इसका रेट जो है वो डिक्रीज हो सकता है। अब समझना मेरी बात को। ठीक है, अगर ANP निकल रहा है तो क्या होगा मुझे बताइए, ब्लड वेसल को फैलाएगा। जब ब्लड वेसल को फैलाएगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, सीधी बात है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब मेरी बात को समझना, अब अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हुआ, ये एक मैकेनिज्म हुआ, ANP निकला, वेसल फैल गई, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया। दूसरा मैकेनिज्म ये कि जब आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ता है तो आपकी बॉडी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ता है तो क्या होता है मुझे बताइए। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ता है तो बहुत बार यूरिन जाना पड़ता है क्योंकि फिल्ट्रेट ज्यादा बन रहा है, और अगर बहुत बार यूरिन जाना पड़ रहा है तो इसको आप क्या कहते हो बताओ मुझे, डायूरेसिस। क्या कहते हैं उसको अपन लोग, डायूरेसिस। ठीक है, और अगर आप बहुत बार यूरिन जाएंगे बच्चों तो सीधी सी बात है कि नमक भी बाहर निकलेगा, जिसे आप कहते हैं नेट्रियूरेसिस। क्या कहते हैं आप इसको, नेट्रियूरेसिस। ठीक है, अब ध्यान समझना, अगर आपका बॉडी में से पानी और नमक बहाएगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कुल मिला के एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। ठीक है, एक तरफ हार्ट इसे कंट्रोल कर रहा है और एक तरफ किडनी इसे कंट्रोल कर रही है। हार्ट ने ANP निकाला, वेसल फैली, ब्लड प्रेशर गिरा। किडनी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हुआ तो यूरिन बहुत ज्यादा आई, NaCl निकला। ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया क्योंकि पानी उससे निकल गया, वॉल्यूम कम हुआ तो इससे भी प्रेशर डिक्रीज हुआ। तो कुल मिला के आपके प्रेशर को डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, यहां पर है डिक्रीज करने के लिए, आपका हार्ट भी रेगुलेट हो करता है और किडनी भी रेगुलेट करती है, ये चीज आपको याद रखना है। पर अगर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना है तो वहां पर किडनी का रोल होता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना है तो वहां पर एक और हीरो आ जाता है जिसका नाम है आपका हार्ट। ठीक है, सो दिस इज एट कार्डियक डिस्टेंशन, मतलब कार्डियक फैलना। ठीक है, नाउ तो ये है कंप्लीट मैकेनिज्म रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का। किसका मैकेनिज्म बच्चों, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का। ये कंप्लीट मैकेनिज्म है। ठीक है, इसमें ना कुछ ऊपर ना कुछ नीचे। आ जाओ देखो, ध्यान से देखेंगे, फिर उसके बाद एक बार पूरा डायग्राम रिवाइज कर लेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके,
कौन कौन जो है वो रेनिन को एक्टिवेट करता है, क्या क्या ऐसा कारण है कि रेनिन एक्टिवेट होता है। सबसे पहले हम लोग ये चीज जानेंगे। मुझे बताइए कि क्यों रेनिन को आना पड़ा, क्यों रेनिन को पिक्चर में आना पड़ा। वो तो साइड रोल में था। रेनिन को आना पड़ा क्योंकि ब्लड का प्रेशर डिक्रीज हो गया है। ठीक है, ब्लड का प्रेशर क्या हो गया है, डिक्रीज। ठीक है, उसके बाद क्यों आना पड़ा, ब्लड का प्रेशर डिक्रीज हो गया। ठीक है, लो ईसीएफ वॉल्यूम। लो ईसीएफ वॉल्यूम मतलब ये है कि भाई साहब आपके ब्लड में कुछ भी नहीं है अब। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होते हैं, जो कि सेल के बाहर होते हैं। सेल के बाहर क्या होता है, लिम्फ होता है कि नहीं होता। तो अगर आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम घट गया है, ठीक है, तो वो भी एक कारण है। तीसरा कारण क्या है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। आपने कभी ये चीज नोटिस की है कि जब आपको डर लगने लगता है ना, जब भी आपको डर लगने लगता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका यूरिन ज्यादा बनने लगता है। पता है आपको कि जब आपको डर लगता है तो ऑटोमेटिकली आपका यूरिन ज्यादा ही बनता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा बार बाथरूम जाना पड़ता है। ठीक है, तो सपोज दैट कि अगर आपके सामने चुड़ैल खड़ी है तो ऑटोमेटिकली जो है तो यूरिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए तो रेनिन निकलता है। ब्लड में पानी वानी का वॉल्यूम कम हो जाए तो निकलता है। अगर आप डर गए हैं तो निकलता है। और अगर आपके बॉडी के ब्लड में सोडियम का लेवल कम है, ठीक है, तो भी तो मतलब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया ना, तो रेनिन निकलता है। जब रेनिन निकलता है तो जेजी अपैरेटस एक्टिवेट हो जाता है। जेजी अपैरेटस में मैक्यूला डेंसा भी होती है, लेसिस सेल होती हैं और जेजी सेल्स होती है, सब एक्टिवेट हो जाती है, अपना अपना काम करती है। काम क्या था मैंने बता दिया। अब ये जो जेजी सेल हैं ये आती हैं आपके, जेजी सेल जो होती हैं वो कौन सा हार्मोन निकालती हैं, जेजी सेल्स निकालती हैं आपका हार्मोन नेम्ड एज व्हाट, रेनिन। कौन सा हार्मोन निकालती हैं, रेनिन हार्मोन निकालती हैं। पर कैसे निकालेंगी, रेनिन जो हार्मोन है, जेजी सेल्स ने रेनिन हार्मोन निकाला। रेनिन हार्मोन गया ब्लड प्लाज्मा में। कौन से ब्लड प्लाज्मा में, ग्लोमेरुलस की ब्लड प्लाज्मा में, पूरे बॉडी में भी जाएगा। ये ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाले एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं एंजियोटेंसिन 1 में। अब लंग्स एक एंजाइम निकालता है विच इज कॉल्ड एज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है, आई बात समझ में। ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। डन, ये आपको समझ में आया था। देन एंजियोटेंसिन 2 जो है ये पूरा कहानी का हीरो है। अब ये एंजियोटेंसिन, अच्छा इसके पहले के एंजियोटेंसिन 2 आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अब ये आखिरी में आ गया और मैं लेक्चर खत्म करूंगी। ठीक है, तो दर्शकों आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे देखते हैं। तो एंजियोटेंसिन 2 जो कहानी का हीरो है, इसने क्या क्या किया बताओ मुझे। इसने जीएफआर को रेगुलेट किया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट किया। कैसे रेगुलेट किया, ब्लड प्रेशर को बढ़ा के रेगुलेट किया। कैसे रेगुलेट किया, एल्डोस्टेरोन को निकलवा के किया। कैसे रेगुलेट किया, वैसोप्रेसिन को निकलवा के किया। ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज किया, इसीलिए जीएफआर रेगुलेट हुआ। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होता ना तो कम ही फिल्ट्रेट बनता, कम ही यूरिन बनता, वेस्ट बॉडी में ही रह जाता। इंक्रीज द वाटर इनटेक, ठीक है, हमेशा याद रखो कि ये जो है ना, इसके अगर आपका फिल्ट्रेट कम बनता और ब्लड प्रेशर कम होता है ना, तो ये आपके बॉडी में ऐसे कारनामे करता है कि लगेगा कि थोड़ा सा पानी पी लेते हैं हम। ठीक है, तो ये इंक्रीज वाटर इनटेक बढ़ा देता है। ठीक है, इंक्रीज द एडीएच सिक्रीशन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ा देता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ा देगा तो डीसीटी में जो फिल्ट्रेट रखा हुआ है उसमें क्या है, उसमें बेटा है आपका नमक और पानी। तो एडीएच की वजह से वैसोप्रेसिन या एडीएच दोनों एक ही हार्मोन होते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की प्रेजेंस में पानी को हम लोग डीसीटी से आसानी से खींच सकते हैं। तो पानी खींच लिया आपने तो क्या हुआ कि ब्लड में पानी का वॉल्यूम बढ़ गया। तो वॉल्यूम बढ़ गया तो वॉल्यूम जो है बढ़ेगा तो इट विल एक्सर्ट द प्रेशर इनटू द आर्टरीज। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इट इंक्रीज द सीआरएच एंड द एसीटीएच सिक्रीशन। ये जो एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है, ये सब जो हार्मोन्स होते हैं ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, जो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर को ही बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 दूसरा जो काम करता है वो क्या करता है कि वेसल्स को दबाता है, मतलब ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। और क्या करता है कि एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन भी कराता है, जिससे आपके जो डीसीटी होती है उसमें नमक भी है। तो पानी तो आपने एडीएच की वजह से एब्जॉर्ब कर लिया डीसीटी से, पर आप नमक कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, नमक को आप खींचेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। ठीक है, नाउ
अब एंजियोटेंसिनेज, ठीक है, 2 तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। थोड़ा सा मैकेनिज्म, थोड़ा लिटिल आप थोड़ा सा और जब एक्सीड करेंगे तो एंजियोटेंसिनेज एंजाइम आएगा, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं है तो यहां तक याद कर लेना, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। एंजियोटेंसिनेज एंजियोटेंसिन 2 को 3 में कन्वर्ट करेगा और ये भी सेम काम करता है एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन और वैसोकंस्ट्रिक्टर। एंजियोटेंसिनेज एंजियोटेंसिन 3 अपने आप एंजियोटेंसिन 4 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी सेम काम करता है। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 तक ही पढ़ाया था, क्योंकि 3 और 4 भी सेम 2 जैसा ही काम करते हैं, ठीक। पर ये 2 3 में कैसे कन्वर्ट होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिनेज एंजाइम, और 3 4 में कैसे कन्वर्ट होता है, अपने आप कन्वर्ट होता है, इसमें एंजाइम की जरूरत नहीं है, पर काम ये बिल्कुल 2 जैसा ही करते हैं। सो दिस इज द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है। ये क्या है बच्चों, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। नाउ अब देखिए, एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आ रहा है, इफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड जा रहा है। अगर ब्लड का प्रेशर यहां पर आते समय कम होता है, रिवीजन करवा रही हूं, अगर ब्लड का प्रेशर यहां पर आते समय कम होता है प्यारे बच्चों, तो क्या होता है बताइए मुझे। तो ये जो येलो सेल आपको दिखाई दे रही है, इट इज कॉल्ड एज जेजी सेल। जेजी सेल will start releasing a hormone called as renin. Renin will mix with this blood, ठीक है, and the renin will goes to whole body. Then renin start making the angiotensin 1, 2 and what will happen? आपको मैंने बताया कि ये ब्लड वेसल को दबाएगा, इसको दबा देगा तो यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा। नमक को DCT से एब्जॉर्ब करवा देगा, यहाँ से NaCl को एब्जॉर्ब करवा देगा तो बीपी बढ़ जाएगा। ब्लड में वाटर का वॉल्यूम बढ़ा देगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा आर्टरी में। तो इस तरीके से ये प्रेशर को बढ़वा देता है। पर एक बार अगर आपके ब्लड का प्रेशर बढ़ गया है तो अब आपके शरीर में एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर काम करेगा, जो कि हार्ट की दीवारें निकालती हैं। कैसे उसने काम किया ये मैंने आपको बताया, ठीक है। एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर जेजी सेल को इनएक्टिव कर देगा। जेजी सेल बोलेगी रेनिन मत निकालो, क्योंकि ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हम लोग बैलेंस कर चुके हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो एक बार मैं आपको सारे अच्छा, एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि लेसिस सेल जो है, जो आपको मैंने लेसिस सेल बताई थी, वेयर इट इज, ये जो आपको मेसेंजियल सेल कह रहे हैं, इसको आप लेसिस सेल भी कहते हैं, इसको आप गुरमेथाई सेल्स भी कहते हैं, जिस साइंटिस्ट पे ये मैकेनिज्म रखा गया है, इसको आप पॉल्किंसन सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन, ठीक है। डिस्कवर किसने किया, क्विक रिवीजन दे रही हूं आपको, ठीक है। डिस्कवर इनने किया, ठीक है। करता क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, जेजीए अपैरेटस की वजह से मेंटेन करता है। जेजीए अपैरेटस इज द सेल्यूलर मॉडिफिकेशन ऑफ द डीसीटी एंड एफरेंट आर्टीरियोल। इनके बीच में एक सेल पाई जाती है जिन्हें जेजी सेल कहते हैं, जो कि रेनिन हार्मोन निकालती है। नेक्स्ट स्लाइड इज द डायग्राम, थर्ड स्लाइड इज द डायग्राम। उसके बाद जेजी अपैरेटस में बेसिकली 3 चीज होती हैं, मैक्यूला डेंसा, लेसिस सेल और जस्टा जेजी सेल्स। मैक्यूला डेंसा होती है डीसीटी के पास, जो कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है। ये डीसीटी में नमक के वॉल्यूम को डिटेक्ट करती है। अगर डीसीटी में नमक ज्यादा है तो ये बोलती है कि ऐसा है, ब्लड में भेजो, क्योंकि ब्लड का प्रेशर गिरा हुआ है, इसीलिए गिरा हुआ है क्योंकि सारा नमक डीसीटी के पास है, ठीक। वो डीसीटी में नमक को भेज देती है, ठीक है। लेसिस सेल ग्लोमेरुलस के बीच बीच में एक जाल बनाती हैं। इवन आपको बताऊं मैं, इनका फैगोसाइटिक एक्शन भी होता है, ठीक है। ये जो लेसिस सेल आपको दिखाई दे रही हैं, इनका फैगोसाइटिक एक्शन भी होता है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई इंफेक्शन ग्लोमेरुलस पे है तो लेसिस सेल उसे भी खा जाती हैं। लेसिस सेल जाल टाइप की पाई जाती हैं। ये एक हार्मोन निकालती है जिसे आप इरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। इरिथ्रोपोइटिन ग्लोमेरुलस के ब्लड में मिक्स होकर पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि एफरेंट से आता है, एफरेंट से जाता है बॉडी में, ठीक है। तो पूरे बॉडी में जाकर, बोन मैरो में जाकर ये आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। इफ द मोर एंड मोर आरबीसी विल एडेड इनटू द ब्लड प्रेशर इज ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज द स्ट्रक्चर, मैंने जो आपको बता दिया। जेजी सेल जो होती हैं ये आपके एफरेंट आर्टीरियोल की बीच ट्यूनिका मीडिया, बीच वाली लेयर में पाई जाती हैं। ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती हैं, जो कि एक एंजाइम की वजह से होता है, रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को तोड़कर 1 में कन्वर्ट करता है और 1 CP AP
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की वजह से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। एंजियोटेंसिन 2 ब्लड वेसल को दबाता है, कौन सी ब्लड वेसल को? इफरेंट को, क्योंकि एफरेंट को दबा दोगे तो ब्लड ही नहीं आ पाएगा। इफरेंट को दबाता है, जिससे ग्लोमेरुलस पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एंजियोटेंसिन 2 डीसीटी से एल्डोस्टेरॉन भी निकलवाता है, जिससे डीसीटी से ज्यादा नमक ब्लड में पहुंचता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लंग सिक्रीट करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज वेयर इट इज। यार ये तो अपन पीछे क्यों चले जा रहे हैं। चलो, उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि अगर आपकी बॉडी में बहुत समय तक जेजी सेल रेनिन हार्मोन को निकालते रहेंगी तो ऐसा नहीं हो सकता। देयर इज अनदर फैक्टर विच इज कॉल्ड एज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर इज रिलीज बाय द वॉल ऑफ ऑरिकल, क्योंकि जब ब्लड का प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट में ब्लड ज्यादा जाने लगता है। जैसे ही हार्ट में ज्यादा ब्लड जाता है ऑरिकल एक्टिवेट हो जाता है और वो निकालता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो होता है ये ब्लड वेसल जो दबा रहा था जेजी सेल उन्हें वो फैलाने लगता है और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करवाता है। ठीक, ये मैंने मैकेनिज्म बताया कि कैसे कैसे कौन काम करता है और ये हुआ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो प्रिय ग्राहकों, आज की क्लास में आपको ये समझ में आया होगा, मैं आपसे यही उम्मीद कर रही हूँ। मजाक था। तो आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। अगर ये समझ में आया तो प्लीज मुझे बताना, और नहीं आया तो भी बताना। सो प्लीज लेट मी नो इफ यू आर एंजॉइंग or thoroughly you enjoyed this video. See you in the next class. Next class I will tell you the micturition, कैसे पेशाब को बाहर करते हैं। See you in the next class. Thank you so much.